नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वंदे भारत ट्रेन का सफर होगा और यादगार। देश के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ऐलान। 180 की स्पीड से गुवाहाटी कोलकाता के बीच दौड़ेगी ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द दिखाएंगे हरी झंडी। राष्ट्रपति ने स्किल द नेशन एआई चैलेंज का किया शुभारंभ। एआई को बताया परिवर्तन लाने का बड़ा अवसर। समावेशी तकनीकी भविष्य के निर्माण का आह्वान। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी दलों के बीच जारी तकरार। तृणमूल के रवैये पर भड़का चुनाव आयोग। कहा अराजकता धमकी बर्दाश्त नहीं। भाजपा ने कहा हार देख बौखला गई है टीएमसी। दमदार अर्थव्यवस्था के मजबूत संकेत। दिसंबर महीने के जीएसटी कलेक्शन में 6.1% की वृद्धि। खजाने में आए 1.74 लाख करोड़ रुपए। यूपीआई लेन देन में 29% की तेज बढ़ोतरी। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार में नए युग का आगाज। आज से 100% भारतीय उत्पादों पर जीरो टैरिफ। 2024-25 में भारत के निर्यात में 8% की वृद्धि। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ऐलान हो गया है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। नए साल के मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश को ये खुशखबरी दी। नए साल पर इसे मोदी सरकार का बड़ा तोहफा माना जा रहा है। ये ट्रेन काफ़ी हाईटेक होगी और यात्रियों को इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं हासिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन का जल्द ही हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना कर सकते हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, हर सीट पर आराम, हर मील में रफ्तार। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि भारत के बदलते आत्मविश्वास, तकनीकी क्षमता और वैश्विक मानकों को छूने की आकांक्षा का प्रतीक है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ऐलान हो गया। ये ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 15 से 20 दिनों के भीतर इस अत्याधुनिक ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड ट्रायल सफल रहा है। ट्रायल कोटा नागदा सेक्शन पर हुआ। सफर की रवानगी ऐसी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में भी भरे गिलास से एक बूंद भी नहीं छलकी। शाम को अपना ऑफिस का काम, बिजनेस का काम कंप्लीट करके निकले ओरिजिन से और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं अर्ली मॉर्निंग। रफली 1000 to 1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर रहेगी। ये ट्रेन कुल 16 कोच की होगी। इसमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकेंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच शामिल है। ट्रेन में कुल 823 यात्री सफर कर सकेंगे। वंदे भारत स्लीपर एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। यात्रियों के लिए इसमें आरामदायक और मुलायम बर्थ, जिनमें बेहतर कुशन और मुलायम गद्दे लगे हैं ताकि लंबा सफर करने में यात्रियों को थकान ना हो। कोचों के बीच ऑटोमेटिक दरवाजे और वेस्टिब्यूल, बेहतर सस्पेंशन सिस्टम लगा है जिससे सफर शांत और आरामदायक रहेगा। शोर भी बहुत कम होगा। ट्रेन में मॉडर्न टॉयलेट दिया गया है जिसमें हाथ धोने के लिए नलों में सेंसर लगे हैं। बोगी पूरी तरह से नई डिजाइन पर बनी है। हर जगह सेफ्टी का विशेष ख्याल रखा गया है। मोबाइल चार्जिंग की खास व्यवस्था है। दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए ट्रेन में कवच सुरक्षा प्रणाली और इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम मौजूद है। साफ सफाई के लिए डिसइंफेक्टेंट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। लोको पायलट के लिए आधुनिक कंट्रोल और सेफ्टी सिस्टम वाला एडवांस ड्राइवर केबिन दिया गया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का बाहरी लुक आकर्षक और एरोडायनेमिक है और इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे भी लगे हैं। खास बात यह है कि गुवाहाटी से चलने वाली ट्रेन में असमी भोजन, जबकि कोलकाता से चलने वाली ट्रेन में बंगाली भोजन यात्रियों को मिलेगा। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। आज इसका जो राइड कंफर्ट वंदे भारत स्लीपर का है, अगर दुनिया की किसी भी बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को
किसी भी देश की बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को अगर कंपेयर करेंगे तो उससे बेटर ही निकलेगा, उससे 19 नहीं होगा, उससे 21 ही आएगा। गुवाहाटी से कोलकाता तक चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का थर्ड एसी का किराया 2,300 रुपए, सेकेंड एसी 3,000 रुपए और फर्स्ट एसी का किराया 3,600 रुपए होगा। अगले 6 महीने में 8 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें और साल के अंत तक कुल 12 ट्रेनें शुरू की जाएंगी। पूर्वोदय के अवधारणा पर चलने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से पूर्वोत्तर के राज्यों खासकर असम और पश्चिम बंगाल को काफी फायदा होगा। नई दिल्ली से नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नए साल के साथ ही देश में नई कैब सर्विस भारत टैक्सी की शुरुआत हुई है। भारत सरकार समर्थित और संचालित भारत टैक्सी से न सिर्फ कैब ड्राइवरों की कमाई में बढ़ोतरी होगी, बल्कि यात्रियों को भी मजबूरी में प्राइवेट कंपनियों की मनमानी नहीं झेलनी पड़ेगी। भारत टैक्सी के कैब ड्राइवरों को पूरी तरह से मालिकाना हक मिलेगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए न तो मोटा कमीशन देने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही ये कंपनियां उनके काम में दखल दे पाएंगी। भारत टैक्सी सर्विस पर हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा की देखिए खास रिपोर्ट। आज से देश में टैक्सी सेवाओं के क्षेत्र में एक नया प्रयोग शुरू हो गया है। सरकार समर्थित और सहकारिता के माध्यम से भारत टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट आज से शुरू किया गया है। फिलहाल अभी ये देश के बड़े महानगरों में ही शुरू हुआ है। इसकी सफलता के बाद इसे देश भर में लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि भारत टैक्सी बाकी ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं से अलग कैसे है। ये जानने के लिए हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने भारत टैक्सी बुक करके यात्री और ड्राइवर दोनों के अनुभव जानने की कोशिश की है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि फिलहाल इन्होंने भारत टैक्सी के थ्रू मंडी हाउस से कनाट प्लेस जो मेट्रो स्टेशन है, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, उसके लिए एक टैक्सी ये बुक कर रहे हैं। नॉन एसी कैब का किराया 90 रुपये है। हमारी टैक्सी यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ से हम कनाट प्लेस जाएंगे। मंडी हाउस से कनाट प्लेस तक एक छोटे से सफर के माध्यम से हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की कि इससे यात्री और ड्राइवर का कैसा अनुभव है। टैक्सी बुक करने के बाद चंद मिनटों में टैक्सी हमारे यात्री के पास पहुंची और फिर उनके साथ सफर की शुरुआत हुई। भास्कर, ये बताइए कि कनाट प्लेस हम जा रहे हैं, कितना बदलाव देख रहे हैं किराए में और एक्सपीरियंस में? जी बिल्कुल, बहुत सारा बदलाव मैं देख पा रहा हूँ। अभी मैं क्योंकि ऊबर भी कर रहा था और साथ में मेरे पास 2 फ़ोन भी हैं, तो दोनों फ़ोन से, मेरा मतलब मोबाइल फ़ोन से मैं रेट्स वगैरह देख रहा था, तो बहुत बड़ा वेरिएशन है। भारत टैक्सी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह सिर्फ सुविधा ही नहीं बल्कि विश्वास, पारदर्शिता और देश हित को भी प्राथमिकता दे। बाकी टैक्सी सेवाओं से अलग इसकी खासियतों के बारे में जानते हैं। जहां दूसरी टैक्सी सेवाओं में पीक टाइम में किराया कई गुना बढ़ जाता है, वहीं भारत टैक्सी में किराया तर्कसंगत और पहले से स्पष्ट रखने पर जोर दिया गया है। इसमें ड्राइवरों पर अत्यधिक कमीशन का बोझ नहीं है। भारत टैक्सी का डिजिटल ढांचा देश के भीतर होस्ट किया गया है, जिससे डेटा सुरक्षा और राष्ट्र हित को मजबूती मिलती है। इस मॉडल में स्थानीय टैक्सी चालकों और छोटे ऑपरेटर्स को जोड़ने की योजना है। हमें सर ना तो इसमें कोई कमीशन देना होगा, जो हमारी राइड का पैसा होगा वो सारा हमारा अकाउंट में आएगा पूरा, हमें किसी को कोई कमीशन नहीं देना है। सरकार और आम लोगों को उम्मीद है कि भारत टैक्सी देश भर में यात्रियों के लिए एक भरोसेमंद और किफायती विकल्प बनकर उभरेगा। इससे न सिर्फ सुरक्षित और पारदर्शी यात्रा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय ड्राइवरों को भी रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। सरकार का मानना है कि भारत टैक्सी से परिवहन व्यवस्था में आत्मनिर्भरता आएगी। भास्कर, कैसा रहा सफर? बढ़िया था सर, बहुत ही बढ़िया। और मैं भी रिकमेंड करूंगा अपने देशवासियों को कि आप भी भारत टैक्सी का को इंस्टॉल करके उनका मजा लें। बिल्कुल, भास्कर भी लोगों से यही रिकमेंड कर रहे हैं कि आप भारत टैक्सी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इससे हमारे जो ड्राइवर साथी हैं उनके हाथ मजबूत कीजिए, यात्रियों को फ़ायदा कराइए और सशक्त भारत बनाइए। कैमरामैन नवीन झा के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में स्किल द नेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वर्चुअली ओडिशा के रायरंगपुर स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र और कौशल केंद्र का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी भी शामिल हुए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में स्किल्ड नेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। साथ ही ओडिशा के राय रंगपुर स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र और कौशल केंद्र का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि एआई विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को नया आकार दे रहा है। यह हमारे सीखने, काम करने, आधुनिक सेवाओं तक पहुंचने और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के तरीकों में बदलाव ला रहा है। भारत जैसे युवा राष्ट्र के लिए एआई केवल एक प्रौद्योगिकी नहीं, बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक विशाल अवसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में एआई के माध्यम से बदलाव आ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकसित भारत की नींव हैं और ये पहल एआई युग में युवाओं को सशक्त बनाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस दौरान एआई के क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर भी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने ये भी बताया कि स्किलिंग के क्षेत्र में एआई का योगदान युवाओं के भविष्य को नई दिशा देगा। आने वाले दिनों में हमारी देश की नई पीढ़ी, हमारी देश की शिक्षक, ये जो वर्कफोर्स में मैंने जो अपेक्षा कहा कि विकसित भारत के लिए वर्कफोर्स में 75 करोड़ लोगों को ले जाना है और 75 करोड़ लोग सिर्फ आए काम पे, ऐसा नहीं, उनको काम करना भी आना चाहिए। काम पे आए और काम करना आने चाहिए। सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा जो स्किल डिपार्टमेंट की ओर से एआई फॉर ऑल। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि एआई और स्किल डेवलपमेंट विकसित भारत बनाने में प्रमुख सहयोगी हैं। इसका सभी को लाभ होगा। The idea is to move skilling from a government program to a people-led movement. In reflection, this challenge is also central to the key pillar and promise of the National Education Policy, which promotes access, quality and equity and calls for us to integrate technologies in every aspect and every stage of our academic experiences. एआई विभिन्न क्षेत्रों में कार्य के स्वरूप और कौशल आवश्यकताओं में व्यापक बदलाव ला रहा है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने इसी वजह से एआई कौशल विकास और इसमें प्रवीणता पर विशेष जोर देते हुए प्रशिक्षण, सुलभता, प्रासंगिकता और समावेशिता पर विशेष ध्यान दिया है। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा पूरी करने वाले कर्नाटक बीजेपी विधायक एस सुरेश कुमार से बात की और उनके इस कारनामे की तारीफ की। 70 साल के सुरेश कुमार एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी से ठीक होने के बाद 5 दिनों में 702 किलोमीटर साइकिल चलाने का कारनामा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को पार करने के बाद किया गया यह उनका प्रयास अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री एस सुरेश कुमार जी का बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाने का कारनामा तारीफ के काबिल और प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से उबरने के बाद ऐसा किया। इससे उनकी हिम्मत और कभी हार न मानने वाला जज्बा दिखाई देता है, जो फिटनेस का एक ज़रूरी संदेश भी देता है। मैंने उनसे बात की और उनके इस प्रयास के लिए उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को सुबह करीब 11 बजे नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपराहवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी का शीर्षक द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन है। प्रदर्शनी इसलिए भी विशेष है क्योंकि 1 सदी से अधिक समय बाद स्वदेश लाए गए पिपराहवा अवशेष पहली बार आम जनता के सामने प्रदर्शित किए जा रहे हैं। 1898 में खोजे गए ये अवशेष भगवान बुद्ध से सीधे जुड़े सबसे प्राचीन अवशेष माने जाते हैं। प्रदर्शनी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ भारत के गहरे सभ्यतागत जुड़ाव और देश की आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और एसआईआर को लेकर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासत गरमाई हुई है। चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के आमने सामने आने वाले बयानबाजी के बाद अब धार और तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में तीखे आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं और इस सब के बीच सवाल यही कि ये क्या संवैधानिक प्रक्रिया पर भरोसे की परीक्षा है या फिर चुनावी राजनीति की नया रण।
दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उनके सवाल अनसुने रह गए। दूसरी ओर आयोग साफ संदेश दे रहा है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह का दबाव, धमकी या अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। इसी टकराव के बीच राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं ने बहस को नई धार दी है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि डर और हताशा ही इस विरोध की वजह है। पार्टी का दावा है कि मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठाने का मतलब ही गलत मंशा को उजागर करता है। बीजेपी के कई नेताओं ने अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला, तो एनडीए के दूसरे सहयोगी भी पीछे नहीं रहे। एसआईआर में लगे हुए अधिकारी हैं, उन अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम ये टीएमसी की सरकार कर रही है, अभिषेक बनर्जी की पार्टी कर रही है, और स्वयं अभिषेक बनर्जी गलत कर रहे हैं और चुनाव आयोग में जाके उल्टा सीधा बात करते हैं। जब जीतते हैं तब तो चोरी नहीं होती है, जब हार जाते हैं तो वोट चोरी की बात करते हैं। इन तमाम आरोपों के बीच तृणमूल का जवाब भी उतना ही सख्त है। पार्टी का कहना है कि ये लड़ाई जीत हार की नहीं, बल्कि हर कानूनी मतदाता के अधिकारों की है। हम तो जीतने ही वाले हैं, ये जीतने का बात नहीं है, ये पब्लिक का वोटर लिस्ट में उनका जो राइट है वो राइट प्रोटेक्टेड रहे, यही हमारा लक्ष्य है। कुल मिलाकर एसआईआर अब सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रही, यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विश्वास और चुनावी शुचिता की लड़ाई बन चुकी है। वहीं इस पूरे शोरगुल और सियासत के बीच चुनाव आयोग पूरे मनोयोग से अपने काम में जुटा हुआ है। सवाल ये है कि क्या इस सियासी शोर में मतदाता के मुद्दे भी सुने जाएंगे या फिर ये विवाद अभी और गहराएगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कोलकाता से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत सुनवाई जारी है। इस बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रूप से बीमार मतदाताओं के मामले में सुनवाई उनके घर की जाएगी। इस निर्देश के बावजूद बड़ी संख्या में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सुनवाई केंद्रों पर आते देखा गया और इसके बाद आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी यदि बीएलओ 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी बीएलओ सुपरवाइजरों की है। उन्हें अपने अपने बूथ क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की सूची तैयार कर ये सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित मतदाताओं को घर पर ही सुनवाई की सुविधा मिले। इसी मुद्दे पर सीईओ ने डीईओ, ईआरओ और एईआरओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर समीक्षा बैठक की। दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। आयोग माध्यमिक परीक्षा के एडमिट कार्ड को भी वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एडमिट कार्ड में जन्मतिथि दर्ज होती है। इसके अलावा आश्रमों, अनाथालयों, रेड लाइट क्षेत्रों, आदिवासी इलाकों और चाय बागानों में रहने वाले लोगों के मामले में विशेष व्यवस्था की गई है। जिला मजिस्ट्रेट स्वयं मौके पर जाकर ये सत्यापन करेंगे कि संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं। संतुष्टि होने पर चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं के मामलों पर निर्णय लेगा। चुनाव आयोग का यह कदम वरिष्ठ नागरिकों, बीमार व्यक्तियों और वंचित वर्ग के लिए मतदाता प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और संवेदनशील बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित डीआरडीओ मुख्यालय पर 68वें स्थापना दिवस के मौके पर डीआरडीओ द्वारा विकसित हथियार प्रणालियों की सराहना की। उन्होंने कहा, डीआरडीओ द्वारा विकसित हथियार प्रणालियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निर्णायक भूमिका निभाई, जो संगठन की पेशेवर क्षमता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ की सराहना करते हुए कहा कि इसने भारतीय सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों से सुसज्जित कर देश की स्वदेशी क्षमता को मजबूत किया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीआरडीओ के उपकरण बिना किसी बाधा के कार्य करते रहे, जिससे सैनिकों का मनोबल बढ़ा है। राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि डीआरडीओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से घोषित सुदर्शन चक्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पहल के तहत डीआरडीओ हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को एक एयर डिफेंस सिस्टम से सुसज्जित करेगा, जिससे अगले दशक तक पूर्ण हवाई सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने आधुनिक युद्ध में एयर डिफेंस की महत्ता को महसूस किया। मुझे विश्वास है कि डीआरडीओ इस लक्ष्य को
जल्दी ही प्राप्त कर लेगा। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के ग्राम पंचायत लोडी बुद्रुक में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा की खामियों को उजागर करते हुए जनता के लिए जी राम जी योजना के लाभ गिनाए। उन्होंने कहा कि पहले बेरोजगारी भत्ते के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पहले जो योजना थी मनरेगा, उसमें बेरोजगारी भत्ते की बात लिख तो दी गई, लेकिन उसके लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं थे। इसमें यह सुनिश्चित कर दिया है कि मांगने पर, और काम भी मांगेंगे तो लिख के देंगे काम, और आप काम मांगेंगे तो ऑन रिकॉर्ड होगा वो। तो आपने ऑन रिकॉर्ड काम मांगा, रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद अगर काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देना ही पड़ेगा। भारत सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी योजना को लागू किया है। नई योजना के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे किसानों को और मजदूरों को फायदा होगा। इस योजना को लेकर महाराष्ट्र के लोगों में खुशी का माहौल है और उन्होंने भारत सरकार का आभार जताया है। 125 दिन का रोजगार अभी मिलने वाला है और जो हमारा 140 करोड़ लोग संख्या है और बहुत लोग काम की खोज में रहते हैं, उनके लिए बड़ा अवसर उपलब्ध होने वाला है और उसके माध्यम से जो भी काम करेगा उसको तुरंत उसका लाभ उसके बैंक के खाते में, अकाउंट में दिया जाएगा। केंद्र सरकार का इस तौर पे आभार मानना चाहता हूँ। इस योजना के तहत सभी मजदूर भाइयों को 100 दिन के बजाय 125 दिन का गारंटीड रोजगार इस योजना की वजह से मिलने वाला है और किसान भाइयों को भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इस योजना में खेत में सिंचाई करने के लिए और काम करने के लिए इस योजना में मजदूर मिलने वाले हैं, उनको भी गारंटीड रोजगार इस योजना की वजह से मिलने वाला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर में उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में छत्तीसगढ़ अब अपनी नई पहचान बनाते हुए विकसित होने की दिशा में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पर्यटन को लेकर काफ़ी काम कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले की ओर से राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से करने पर उन्होंने कहा कि नाना पटोले को बताना चाहिए कि ये तुलना काल्पनिक राम से की है या फिर भगवान श्री राम से, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास सब अच्छी तरह से जानते हैं। किसी के साथ तुलना करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन देश की जनता बहुत अच्छी तरह से इन सारे विषयों को जानती है, देखती है और समझती है और समय आने पर उसका जवाब भी ठीक से देती है। इस तरह की तुलनाओं के करते करते कांग्रेस पार्टी जो लगातार 55 साल तक देश में सत्तासीन थी, वो सिमटते भगवान राम की धरती पर आते आते तो लगभग जो है अस्तित्वहीन हो गई है। ये वही लोग हैं, इनको सिर्फ याद रखना चाहिए कि जिनकी सरकार के होते हुए राम के अस्तित्व को नकारा गया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा था कि राम काल्पनिक कथा थी। एक बार जो है नाना पटोले जी को इस बात का स्पष्टीकरण निश्चित देना चाहिए कि वो काल्पनिक राम के या मर्यादा पुरुषोत्तम राम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया और वरिष्ठ शिक्षकों के साथ संवाद किया। उन्होंने बताया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने देश भर के विश्वविद्यालयों में 15 समावेशी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर यानी ITBI स्थापित किए हैं, ताकि महानगरों के बाहर भी नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि DTU में स्थापित ITBI अकादमिक विचारों को बाजार योग्य समाधानों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खासकर महिला नेतृत्व वाले नवाचार पर ध्यान दिया जा रहा है। इस अवसर पर 3 स्टार्टअप्स को स्टार्टअप इग्निशन ग्रांट भी प्रदान की गई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शैक्षणिक संस्थानों से उद्योग जगत के साथ भागीदारी बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। कर्नाटक सरकार ने कोगुलू से हटाए गए अवैध कब्जा धारकों को घर देने की घोषणा की है। राज्य सरकार के इस ऐलान के बाद विपक्ष हमलावर हो गई है।
विपक्षी पार्टी भाजपा ने राज्य सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। कोगलू के कब्जा धारकों को घर देने के विरोध में भाजपा ने 5 जनवरी को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। बेंगलुरु के यलहंका के विधायक SR विश्वनाथ ने पूरे मामले पर कांग्रेस हाईकमान पर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आला कमान के दबाव की वजह से कोगिलू में जबरन कब्जा किए गए लोगों को घर दिलाने का काम किया जा रहा है। भाजपा कर्नाटक सरकार के इस फैसले का अदालत में भी विरोध करेगी। भाजपा नेता R अशोक ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर कर्नाटक में मिनी बांग्लादेश बनाने का आरोप लगाया। वहीं राज्य के शीर्ष उद्यमी, निवेशक और इन्फोसिस के पूर्व CFO मोहनदास पाई ने भी कोगलू मामले में सिद्धारमैया सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर अवैध अतिक्रमणकारियों को लाभ देने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कोगिलू से हटाए गए अवैध कब्जा धारकों को आवंटित किए जाने वाले फ्लैट्स का वीडियो भी शेयर किया। मोहनदास पाई ने सिद्धारमैया सरकार पर एक विशेष धर्म से संबंधित लोगों को लाभ देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया केरल के CM P विजयन और दिल्ली के दबाव में आकर उन गरीब कन्नड़ भाषी लोगों का हक छीन रहे हैं जिन्होंने उन्हें सत्ता दिलाई है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि जनता के टैक्स का दुरुपयोग अवैध अतिक्रमणकारियों को संपत्ति देने में क्यों किया जा रहा है। और भारत से अब ऑस्ट्रेलिया सामान का निर्यात करना सस्ता और सुलभ हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में अब भारत से पहुंचने वाले सामान पर 0 सीमा शुल्क लग रहा है और इस फैसले के लागू होने के बाद अब भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए होने वाले निर्यात में तेजी आने की उम्मीद है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी अब और ज्यादा मजबूत हो रही है। 1 जनवरी 2026 से लागू हुए फैसले के तहत अब भारत से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले सामान पर 0 सीमा शुल्क लग रहा है, यानी सामान भेजने पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं चुकानी होगी। दिसंबर 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ था। अब इस समझौते के 3 साल पूरे होने पर भारत से निर्यात पर सीमा शुल्क पूरी तरह खत्म किया गया है। सीमा शुल्क खत्म होने से भारतीय उत्पादों की ऑस्ट्रेलिया में कीमतें प्रतिस्पर्धा में ज्यादा अनुकूल हो जाएंगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। 2024-25 में भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए होने वाले एक्सपोर्ट में 8% की बढ़ोतरी हुई। केमिकल, कपड़े, फार्मास्यूटिकल्स के साथ ही पेट्रोलियम उत्पाद और रत्न व आभूषण निर्यात में तेज वृद्धि देखी गई। वहीं फल, सब्जियों, समुद्री उत्पाद के अलावा मसाले और कॉफी एक्सपोर्ट में भी तेजी आई। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच रत्न और आभूषण निर्यात में 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। निर्यात बढ़ने से व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है। वहीं अब सीमा शुल्क हटने से कपड़े, चमड़ा और इंजीनियरिंग के सामान के अलावा प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। कम लैंडेड कॉस्ट से भारत में MSME सेक्टर का लाभांश भी बढ़ने की उम्मीद है। भारत और ऑस्ट्रेलिया जैविक उत्पादों पर परस्पर मान्यता व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे अनुपालन लागत में कमी आएगी। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को लेकर भी बातचीत चल रही है, जिसमें ECTA को एक मजबूत आधार के रूप में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सामान पर 0 सीमा शुल्क लगना मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और आर्थिक साझेदारियों को सुदृढ़ करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने फिर कहा है कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के संबंध पाकिस्तान से हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही पाकिस्तान के साथ गौरव गोगोई के संबंधों के सबूत भी पेश करेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले भी गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ के ISI से संबंध होने के आरोप लगाए थे और जांच के लिए SIT भी बनाई थी। SIT ने 10 सितंबर को अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच एजेंसियों ने चौंकाने वाले तथ्य जुटाए हैं जो देश की संप्रभुता को कमजोर करने के उद्देश्य से बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। गौरव गोगोई तो पाइजान होयेई सोशल मीडिया की लिखिसे लिखा ना मैं नाजानो। हिज फैमिली इज डीपली कनेक्टेड टू पाकिस्तान एस्टाब्लिशमेंट जितु मैं एतिया होई गल कोनबाई दिन आरो आपनालोকক बेसी रखाई नथौ। मैं खूब सोनकाले उइदिन ए वेरी शॉर्ट टाइम मैं आपनालोকৰ हाथत एविडेंस केनि दि दिम। साल के पहले दिन हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है।
इसका लक्ष्य सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय को कम से कम 1,80,000 रुपए तक बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि योजना का पंजीकरण अब पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, जिससे राज्य के लोगों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। उन्होंने बुजुर्गों के लिए मानदेय और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले ये पेंशन करीब 500 रुपए थी। यह कदम राज्य में गरीब और वंचित वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए उठाया गया है, जो अनुसूचित जातियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धताओं को भी पूरा करता है। साल 2025 भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ी मजबूती का वर्ष साबित हुआ। यह वर्ष व्यापक सुधारों और नए हथियारों के अधिग्रहण के लिए जाना गया। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 3.84 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी, जबकि 1.82 लाख करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया गया। स्वदेशीकरण, निजी क्षेत्र की भागीदारी, खरीद प्रक्रियाओं के सरलीकरण, संयुक्तता, परिचालन, एकीकरण और पूर्व सैनिक कल्याण से देश की रक्षा तैयारियां और आत्मनिर्भरता सशक्त हुई है। देश स्वाधीनता के जयघोष वंदे मातरम के 150 स्मृति उत्सव को मना रहा है। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने गुरुवार को आकाशवाणी द्वारा संगीत के विभिन्न शैलियों में प्रस्तुत 25 संस्करणों में से प्रथम 2 संस्करणों का डिजिटल लोकार्पण किया। इस अवसर पर आकाशवाणी के आला अधिकारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी के इस प्रयास से आम जनमानस तक उन्हीं की भाषा अथवा शैली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहुंचेगा, जिससे न सिर्फ लोग जागरूक होंगे बल्कि देशभक्ति की भावना से भी परिपूर्ण होंगे। भारत की अलग अलग संगीत शैलियों में इस गीत के, इस वंदे मातरम के 25 अलग अलग संस्करण बनाए जाने का ये एक निर्णय लिया गया और आज उसका शुभारंभ नववर्ष के दिन हुआ, जिसमें 2 वर्जन्स इस गीत के हमने आज जारी किए हैं। आने वाले दिनों में और भी शैलियों में हम इस गीत को अलग अलग वर्जन्स में तैयार करेंगे और मुझे विश्वास है कि देश के हर कोने के जो हमारे श्रोता हैं वो अपने क्षेत्र की संगीत शैली में इस गीत को सुनकर एक बार फिर और जोश के साथ और राष्ट्र प्रेम के साथ इस गीत के साथ जुड़ेंगे। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में इस बार भारतीय सेना के मिलिट्री एनिमल्स विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। कर्तव्य पथ पर परेड की तैयारियां अंतिम चरण में है। सुबह के कोहरे ठंड के बीच भारतीय सेना के जवान अनुशासित कदमताल का अभ्यास करते हैं। इस वर्ष रिपब्लिक डे परेड में सेना के श्वान, जिन्हें साइलेंट वॉरियर्स कहा जाता है, अहम भूमिका में दिखाई देंगे। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय सेना की पशु टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। इस दल में 2 बैक्ट्रियन ऊंट, 4 जांस्कर टट्टू, 4 शिकारी पक्षी, 10 भारतीय नस्ल के आर्मी डॉग्स और 6 सक्रिय मिलिट्री कुत्ते शामिल होंगे। ये प्रस्तुति दुर्गम इलाकों में सैन्य अभियानों में पशुओं की भूमिका और भारतीय सेना की परंपरा, नवाचार और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करेगी। सरकार ने 1 जनवरी 2026 को दिसंबर 2025 महीने में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जारी कर दिया है। सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन कुल 6.1% से बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। दिसंबर 2024 में यह कलेक्शन 1.64 लाख करोड़ रुपए था। घरेलू खरीद बिक्री से जीएसटी राजस्व केवल 1.2% बढ़कर 1.22 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं आयात यानी विदेश से आने वाले सामान पर जीएसटी कलेक्शन 19.7% बढ़कर 51,977 करोड़ रुपए हो गया। दिसंबर में 31% ज़्यादा रिफंड जारी किए गए, जो कि 28,980 करोड़ रुपए था। नए साल के पहले ही दिन देश के लिए एक भरोसा जगाने वाली तस्वीर सामने आई। दुनिया में जहां युद्ध, मंदी और आर्थिक अनिश्चितताओं का माहौल है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर आधिकारिक मुहर भी लगाया है। आरबीआई की ताज़ा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट क्या कहती है और भारत का आर्थिक भविष्य कितना सुरक्षित है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वैश्विक हालात और भारत की स्थिति। दुनिया इस वक्त आर्थिक उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। कहीं युद्ध का असर है तो कहीं वैश्विक व्यापार पर दबाव, तो कहीं महंगाई की मार।
लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। आरबीआई की दिसंबर 2025 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू मांग में तेजी, महंगाई पर नियंत्रण और मजबूत बैंकिंग व्यवस्था देश की आर्थिक रफ्तार को सहारा दे रही है। आरबीआई का आकलन साफ है, भारतीय वित्तीय प्रणाली स्थिर और भरोसेमंद बनी हुई है। बैंकिंग सिस्टम और एनपीए रिपोर्ट का सबसे मजबूत पक्ष है भारत की बैंकिंग प्रणाली। आरबीआई के मुताबिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वित्तीय स्थिति काफी सशक्त है। बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और मजबूत नकदी है और ऋण गुणवत्ता में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। आरबीआई के स्ट्रेस टेस्ट बताते हैं कि बैंक कठिन हालात में भी संभावित नुकसान झेलने में सक्षम है। एनपीए के मोर्चे पर भी तस्वीर राहत भरी है। सितंबर 2025 में सकल एनपीए घटकर 2.1% रह गया, जो कई दशकों के निचले स्तर के करीब है। अनुकूल हालात में यह मार्च 2027 तक 1.9% तक आ सकता है। आर्थिक वृद्धि और आगे की राह। आर्थिक वृद्धि के मोर्चे पर भी भारत ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2025-2026 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, जबकि दूसरी तिमाही में ये बढ़कर 8.2% हो गई। इस तेज रफ्तार को निजी खपत और सरकार के पूंजीगत खर्च का मजबूत सहारा मिला है। आरबीआई के मुताबिक आगे भी आर्थिक संभावनाएं सकारात्मक बनी हुई हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था की ताकत। भारत की आर्थिक मजबूती की बड़ी वजह है उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था। दिसंबर में यूपीआई के जरिए 21.63 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो पिछले साल के मुकाबले 29% ज्यादा हैं। लेन देन की कुल राशि बढ़कर 27.97 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, यानी रोजाना औसतन 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल भुगतान हुआ है। आज देश में 70 करोड़ से ज्यादा सक्रिय यूपीआई क्यूआर कोड हैं। किराना दुकानों से लेकर गांवों तक डिजिटल भुगतान आम बात हो चुका है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने शहर और गांव के बीच की दूरी को कम किया है और भारत को दुनिया के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देशों में शामिल किया है। अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और आरबीआई का निष्कर्ष साफ है। चुनौतियां भले ही मौजूद हैं, लेकिन भारत उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सरकार ने वोडाफोन आइडिया के लिए बड़े राहत पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तहत उसके बकाया भुगतान के 5 साल की मोहलत दी गई है। इसके तहत 87,695 करोड़ समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर बकाये के भुगतान से राहत मिली है। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया के बकाये भुगतान के लिए 5 साल की मोहलत भी दी गई है। इससे कर्ज में फंसी दूरसंचार कंपनी को बड़ी राहत मिली है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के 87,695 करोड़ रुपए के समायोजित सकल राजस्व बकाया पर रोक लगाने पर सहमति जताई, जिसे संकटग्रस्त कंपनी को वित्त वर्ष 2031-2032 से 2040-2041 तक चुकाना होगा। उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल एजीआर बकाया राशि का कुछ हिस्सा या शायद पूरा ही माफ कर दे। हालांकि मंत्रिमंडल ने इसके बजाय बकाया राशि पर रोक लगाने का फैसला किया, जिससे कंपनी को उबरने का समय मिल जाएगा। एजीआर बकाया का मतलब है कि समायोजित सकल राजस्व के आधार पर दूरसंचार कंपनियों की ओर से सरकार को देय भुगतान। ये वो राजस्व है जिस पर दूरसंचार संचालकों को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करना होता है, और इसमें सभी राजस्व शामिल है। तंबाकू, सिगरेट और पान मसाले से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 फरवरी से तंबाकू, पान मसाले पर नया टैक्स लागू होगा और इससे बीड़ी, सिगरेट और पान मसाले की कीमतें बढ़ेंगी। सरकार द्वारा आज जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सिगरेट की लंबाई और प्रकार के आधार पर प्रति 1000 स्टिक पर 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। ये शुल्क तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर मौजूदा 40% जीएसटी के अतिरिक्त लगाया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद तंबाकू कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। दुनिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू सेवन करने वाले देशों में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 15 साल से अधिक उम्र के 25 करोड़ से ज़्यादा लोग धूम्रपान करते हैं।
विमानन क्षेत्र को ईंधन की कीमतों में राहत मिली है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने आज एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में 7.3% की कमी करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दिल्ली में एटीएफ की कीमत 92,323.02 प्रति किलोलीटर हो गई है। ये कटौती 3 महीने की लगातार वृद्धि के बाद आई है। पिछले महीने 1 दिसंबर को एटीएफ की कीमतों में 5% से अधिक की वृद्धि की गई थी और इसी तरह अक्टूबर और नवंबर में भी दाम बढ़े थे। एटीएफ की कीमतों में यह कमी एयरलाइंस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईंधन उनके संचालन लागत का लगभग 40% हिस्सा बनता है। वर्तमान में जब यात्रा की मांग मजबूत बनी हुई है तो ये कमी एयरलाइंस को वित्तीय दबाव कम करने में मददगार साबित होगी। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 111 रुपये बढ़ा दी गई है, लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सरकार की उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण सब्सिडी प्रदान करने की ये प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। नए साल 2026 के पहले दिन देश भर में आस्था, उत्साह और उल्लास का संगम देखने को मिला। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना से लेकर पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने नए संकल्प, नए उम्मीद के साथ नए साल का स्वागत किया है। देश भर में नए साल 2026 के पहले दिन उल्लास और उत्साह का माहौल देखने को मिला। हर कोई अपने अंदाज में नए संकल्पों के साथ नए साल की शुरुआत करता नजर आया। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता से चेन्नई तक देश के हर शहर में लोगों ने मंदिरों में विशेष प्रार्थनाएं की। वहीं युवाओं ने अपने अपने अंदाज में नए साल का जश्न मनाया। अधिकतर लोगों ने अपने नए साल की शुभता के लिए प्रार्थनाएं की और धार्मिक स्थलों पर अपने आराध्य के दर्शन किए। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम, वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर, सीकर के खाटू श्याम मंदिर में भी भक्तों ने पूजा अर्चना की। हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर, प्रयागराज के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, पुणे के श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर, गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर, हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली के हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। नए साल के अवसर पर दिल्ली के इंडिया गेट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास पर पर्यटक ताजा बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम में पूजा अर्चना की, तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रायपुर में राम मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने दिन की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत म्यांमार सीमा से सटे मणिपुर के गांव में नए साल 2026 का स्वागत उत्साह और सौहार्द के साथ किया गया। चंदेल जिले के सेहलोन, कोवांग और काचिनबुंग गांव में असम राइफल्स ने स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर नववर्ष समारोह का आयोजन किया। इस समारोह का आयोजन सीमा क्षेत्र के गांव के लोगों के साथ आपसी विश्वास और सहयोग को और मजबूत करना रहा। समारोह का मुख्य आकर्षण असम राइफल्स की टीम और स्थानीय युवाओं के बीच हुए मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच का मुकाबला रहा, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेल प्रतियोगिताओं के बाद विजेता टीमों को सम्मानित किया गया। बच्चों के लिए मिठाई और उपहारों का भी वितरण किया गया। करीब 250 स्थानीय ग्रामीण और असम राइफल्स के 45 जवान और अधिकारियों की भागीदारी की वजह से ये कार्यक्रम सौहार्दपूर्वक और एकता के संदेश के साथ संपन्न हुआ। और दिल्ली में नए साल के उत्सव के दौरान ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की संख्या में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। 31 दिसंबर 2025 को शहर में कुल 8,461 ट्रैफिक चालान किए गए, जबकि पिछले साल 31 दिसंबर को यह आंकड़ा 2,901 था। नशे में वाहन चलाने के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो 272 से बढ़कर 857 हो गए हैं। वहीं गलत दिशा में वाहन चलाने के मामले में 240 से बढ़कर 1,630 संख्या पहुंच गई है। गलत पार्किंग के मामले में 2 गुने से अधिक 5,783 मामले दर्ज किए गए हैं। ट्रिपल राइडिंग के मामले 77 से बढ़कर 191 हो गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है कि नए साल पर नियमों का उल्लंघन गंभीर परिणाम ला सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच के सिलसिले में दिल्ली में सुनील गुप्ता नामी एक व्यक्ति के वेस्टर्न ग्रीन फार्म्स स्थित आवास और फार्म हाउस पर प्रवर्तन निदेशालय का 30 दिसंबर को शुरू हुआ तलाशी अभियान अब भी जारी है। अब तक सुनील गुप्ता के वेस्टर्न ग्रीन फार्म स्थित 1.22 करोड़ रुपए नगद और लगभग 8.5 करोड़ के आभूषण जब्त किए गए हैं। इससे पहले सुनील गुप्ता के सर्वप्रिय बिहार के आवासीय परिसर में भी तलाशी ली गई थी, जहां से 5 करोड़ 12 लाख रुपए नगद और 8.8 करोड़ के
सोने और हीरे के आभूषण और 35 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए थे। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि सुनील गुप्ता ने पहले यूएई स्थित फरार अपराधी इंद्रजीत सिंह के सहयोगी अमन कुमार को अग्रिम ऋण दिए थे। जांच के दौरान यह भी पता चला कि अमन कुमार द्वारा अपराध से प्राप्त धनराशि को छिपाने के उद्देश्य से सुनील गुप्ता को स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ के पास एक गली में हुए अचानक जोरदार धमाके से इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास इमारतों के और आर्मी अस्पताल की नई बिल्डिंग के दरवाजे की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। आवाज़ 400 से 500 मीटर तक सुनाई दी। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके को सील कर दिया है और आसपास गहन निरीक्षण चल रहा है। एसपी विनोद धीमान मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही शिमला से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है जो सैंपलिंग कर जांच में जुटी हुई है। धमाके के कारणों को लेकर अभी पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि सिलेंडर या किसी अन्य वस्तु की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सैंपल जो हैं वो अलग अलग स्पॉट से उठाए गए हैं और एग्जैक्ट कॉज क्या रहा होगा वो एफएसएल के केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। आसपास का हमारा आईओ रूम था थाना प्रमाइसिस में, उसके शीशे जो हैं वो टूटे हैं और 40-45 मीटर पे एक आर्मी की कैंटीन है, उसके शीशे जो है वो क्रैक हुए हैं। तो आसपास की बिल्डिंग्स में कुछ एक जगह पे शीशे ही क्रैक्स हुए हैं, बाकी ऐसा कोई नुकसान नहीं है। भारतीय खेलों के लिए वर्ष 2026 रोमांचक और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इसमें विभिन्न खेलों में विश्व खिताब दांव पर होंगे। ओलंपिक क्वालिफिकेशन का नया सत्र शुरू होगा जिससे लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक के टिकट काटने का मौका मिलेगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए जहां अंडर 19 विश्व कप में युवा खिलाड़ियों का जोश देखने को मिलेगा, तो वहीं सीनियर वर्ग में पुरुष और महिला टीम T20 विश्व खिताब के लिए जोर आजमाइश करती दिखेगी। और रूस यूक्रेन युद्ध की भीषणता में कोई कमी नहीं आई है। नए साल के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने अपने देशों को संबोधित किया। दोनों के संबोधन से यह पता चलता है कि रूस यूक्रेन को रोकने को चल रही शांति वार्ता में काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी आगे की राह कठिन है। पुतिन ने तो अपने संबोधन में युद्ध को जीतने की बात कह डाली। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के 19 साल बाद बुल्गारिया ने यूरो को बतौर मुद्रा अपना लिया है। 1 जनवरी 2026 से यूरो को बुल्गारिया ने अपनाया है। बुल्गारिया अब 21वां देश बन गया है जिसने यूरो को बतौर राष्ट्रीय मुद्रा अपनाया है। जनवरी के अंत में बुल्गारिया में लेव में भी भुगतान होता रहेगा, जबकि 8 अगस्त 2026 तक कीमतें यूरो और लेव दोनों में प्रदर्शित की जाएंगी। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रॉडेओ ने बताया कि यूरो को अपनाना बुल्गारिया के यूरोपीय यूनियन के एकीकरण की दिशा में मील का पत्थर है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।